नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड एग्जाम आरबीएससी 2024 जो 7 मार्च 2024 से शुरू होने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान का ये आपके पेपर है वो 80 नंबर का होने वाला है और आप 80 में से 80 नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे और आपको वो पेपर दिखाएंगे जो परीक्षा में छपने वाला है। आपको उस परीक्षा में समय मिलने वाला है 3.25 घंटे का। तो जल्दी से हम अपने मूल मुद्दे पर आते हैं और आपको पेपर सॉल्यूशन शुरू करवाते हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलने वाले हैं। चलिए यहाँ पर खंड अ से शुरुआत करते हैं। आपके यहाँ पर सामाजिक में खंड अ है वो 15 नंबर का आने वाला है, यानी 15 जो सवाल है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का आएंगे। टोटल आपके 32 नंबर का खंड अ आने वाला है। 10 छोटे छोटे सवाल आएंगे, 7 रिक्त स्थान आएंगे और 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है वो है रीडर पेस्ट। ठीक है, कौन सी है? रीडर पेस्ट जो बीमारी थी वह पशुओं में फैल गई थी। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आपको पता होगा कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और महात्मा गांधी थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बी आपका राइट आंसर है। अगला है, आदि औद्योगिक व्यवस्था पर नियंत्रण था। आदि औद्योगिक का मतलब है जो प्राचीन समय की औद्योगिक व्यवस्था, उस पर किसका नियंत्रण था? तो सौदागरों का नियंत्रण था। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है, चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर आया था, यानी चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली तकनीक की छपाई लेकर कौन आया था? तो आपका सही आंसर है सी, मार्को पोलो था, वह ये तकनीक लेकर के आया था। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है अधिक सिंचाई के कारण ये जो भूमि के अंदर है सैम की समस्या हो जाती है, पानी ऊपर आ जाता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई होती है। अगला है, भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक वन क्षेत्र है वह कौन सा है? तो आपका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर सबसे अधिक स्थायी वन क्षेत्र है। अगला है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? यानी चूने से क्या बनाया जाता है? तो सीमेंट बनाई जाती है भाई। सी आपका राइट आंसर है। अगला है, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो कि अंतःस्थलीय अथवा अधिकतम गहराई का पतन है और पूर्ण रूप से सुरक्षित है? तो आपका सही आंसर है विशाखापट्टनम। कौन सा है भाई? डी आपका सही जवाब हो जाएगा, विशाखापट्टनम। अगला है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? यानी श्रीलंका कब अलग एक देश बन गया था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है वो है 1948 में। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था और श्रीलंका 1948 के अंदर स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। अगला है, संचार विषय किस सूची में शामिल है? यानी संचार विषय है जो वो कौन सी सूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये संघ की सूची में सम्मिलित है। ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है? यानी सबसे ज्यादा महिलाएं वहां पर जो सार्वजनिक जीवन में भाग लेती है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा स्केंडिनेवियाई देशों में। ठीक है, कौन सा भाई? स्केंडिनेवियाई देशों में। बी आपका राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था यानी केवल एक ही राजनीतिक दल है, ऐसी व्यवस्था कौन से देश में है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये भाई। चीन में है। कौन से में? चीन में। यानी वो हमेशा प्रजातांत्रिक नहीं कह करके राजतांत्रिक होता है। जैसे राजा होता है उसका बेटा बनता रहता है, इसी तरह से उनके जो नेता है वो बनते रहते हैं। एक ही दल है, कोई सामने विपक्षी दल नहीं है। विकसित देशों के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? विकसित देश है। ठीक है, विकसित देश जैसे जापान है, अमेरिका है, ऐसे देश। भारत विकासशील में आता है तो यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र का होता है, जो सेवा वगैरह वो क्षेत्र हैं वहां पर ये सी राइट आंसर होगा। भारत में करेंसी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? यानी भारत में नोट जारी करने का काम है वो कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है भाई। ठीक है, 1 रुपये से कम वाले हैं वो वित्त मंत्रालय करता है, उससे ऊपर वाले भारतीय रिजर्व बैंक करती है। डी सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है लाभ अर्जित करना, अपने सामान और सेवाओं को विदेश में बेचना और व्यापार को विदेशों में फैलाना, सभी काम करना है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको परीक्षा के अंदर छाननी बना करके इनके आंसर देने हैं। जैसे पहले के अंदर आपका अ राइट है तो इस तरह छाननी बना के इसमें अ भर दीजिए। इस तरह से आपको ये छाननी बना करके भरना है, जिससे आपके परीक्षक है वो कॉपी जांचने में आसानी रहेगी और अच्छे नंबर मिलेंगे। अब आपकी बात करते हैं, दूसरा सवाल आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह भरनी है। ऐसा व्यक्ति जो
रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है, क्या कहलाता है भाई? स्टेपल लिखा हुआ है, स्टेपलर हो जाएगा, ठीक है ना? स्टेपलर, इसके पीछे एक र ही लगाना है आपको, क्या हो जाएगा? स्टेपलर, ठीक है? जो स्टेपल करता है वो स्टेपलर कहलाता है, सिर्फ आपको एक र जोड़ना है, बाकी सेम टू सेम है। अगला है चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखनी की सतह है, वो कैसी क्या कहलाती है? तो वेलम कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? वेलम कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर इसको याद कर लें। चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह वो वेलम कहलाती है। अगला है यदि महिलाएं खाली जगह कार्य करती है तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। क्या कार्य करती है भाई? वेतनभोगी। वेतनभोगी का मतलब है यदि वो सरकारी या प्राइवेट कहीं भी जॉब करती है और पैसे कमाती है तो उनका घर और समाज में आदर बढ़ता है। वेतनभोगी इसका आंसर आपके आ जाएगा तीसरे में। अगला है आयात पर कर किसका एक उदाहरण है? यानी आयात पर कैसा कर होता है भाई? व्यापार अवरोधक कर का एक उदाहरण है। व्यापार अवरोधक आयात होता है, यानी कोई चीज अपन बाहर से खरीदते हैं और उसके ऊपर कर लगता है तो इसका मतलब खरीदने पर इसके भाव बढ़ जाते हैं, तो ये व्यापार अवरोधक कर कहलाएगा, ठीक है? ये आपका यहाँ पर बहुत ही मोस्ट सवाल है। अधिकतर लोग आमतौर पर राजनीतिक दलों के बारे में क्या राय रखते हैं? खराब राय रखते हैं। वो सोचते हैं कि भाई जो राजनीतिक दल है वो खराब होते हैं, ठीक है? तो खराब राय रखते हैं, यहाँ पर आपका आंसर होगा। लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में क्या है भाई? ज्यादा समय लगता है। लोकतांत्रिक सरकारों में समय ज्यादा लगता है, ठीक है ना? तानाशाही की तुलना में, क्योंकि तानाशाही होता है वो तो तुरंत फैसला कर देता है, लेकिन लोकतांत्रिक के अंदर सबको बहुमत साबित करने पर ही कोई फैसला हो पाता है, तो ज्यादा समय लग जाता है। अगला है बांध के जलाशयों में क्या जमा होने से बाढ़ आने का कारण बन जाता है? तो क्या भाई? तलछट जमा हो जाती है, ठीक है? तलछट का मतलब है तल के अंदर मिट्टी जमा हो जाती है जिससे बाढ़ आने का खतरा बढ़ता है। बांध के जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं, तो तलछट यहाँ पर हो जाएगा। ये आपके साथ आएंगे रिक्त स्थान। अब छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन आएंगे, देखिए जैसे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, एक शब्द में या एक पंक्ति में उत्तर देना है। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए दो प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलनों के नाम आपको बताने हैं। तो एक था खेड़ा आंदोलन और एक था अहमदाबाद आंदोलन, ठीक है? ये दो आंदोलन इनके थे, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए, ठीक है? इस तरह से आपको उत्तर देना है। जेम्स वाट ने अपने भाप के इंजन को कब पेटेंट करवाया? यानी जेम्स वाट ने, आप सभी को पता है, भाप का इंजन बनाया था, तो इसको कब पेटेंट करवाया था, मतलब इसको कब दुनिया के सामने पेश किया था? तो 1871 में, ठीक है? 1871 में जेम्स वाट ने भाप के इंजन का पेटेंट करवाया था। भारत के किन दो बंदरगाहों से विदेशों के साथ व्यापार चलता है? तो विदेशों के साथ सूरत और हुगली से व्यापार होता है, ठीक है? सूरत है जो गुजरात में है और हुगली महाराष्ट्र में है, यहाँ से होता है। बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है? तो बेल्जियम में संघात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है? संघात्मक शासन प्रणाली है। श्रम के लैंगिक विभाजन से क्या आशय है? महिला और पुरुष में इसको बांटना। क्षेत्रीय दल क्या होता है? आप सभी को पता होगा, क्षेत्रीय दल जो एक क्षेत्र में ही अपना प्रभुत्व रखता है। जैसे यहाँ राजस्थान की बात करें तो जैसे आरएलपी है, ये एक क्षेत्र में ही अपना जो प्रभाव रखती है। बसपा है, ये बसपा वैसे लोग थोड़ा देश के 2-3 राज्यों में रखती है, तो छोटी-छोटी जैसे इनेलो वगैरह ऐसी पार्टियां वो क्षेत्रीय दल कहलाती है। सेवा क्षेत्र को परिभाषित करना है तो ऐसा क्षेत्र जो माना कि सरकारी या निजी क्षेत्र के अंदर, जैसे अध्यापक है, डॉक्टर है, ये सभी सेवा क्षेत्र में आते हैं। निवेश क्या है? निवेश भाई कोई भी जो इन्वेस्ट करना है, पैसे लगाना है और पैसे लगा करके व्यापार करना निवेश कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पर्यावरण से संबंधित है। कृषि आधारित दो उद्योगों के नाम लिखने हैं, तो कृषि पर आधारित आपको पता होगा, एक तो सूती वस्त्र उद्योग है वो कृषि पर आधारित है, और इसके अलावा बात करें तो चीनी उद्योग भी कृषि पर है, क्योंकि गन्ने की खेती से ये होता है। तो सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। तो इस तरह से ये आपके अ पार्ट हो गया 32 नंबर का। आप अच्छे से इसमें से 32 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में खंड ब है, इसके सवालों के थोड़े से उत्तर बड़े लिखने हैं आपको, 50 शब्द यानी लगभग 4 से 5 लाइन में लिखने हैं। अंग्रेज सरकार रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, सत्याग्रह के विरोध में क्या क्या कदम उठाए थे, ये आपको लिखना है। इसके उत्तर मैं आपको अभी बता दूंगा, उत्तरमाला भी आपके सामने शेयर करूंगा। यूरोप में 14वीं सदी के दौरान पांडुलिपियों किताबों की बढ़ती मांग को पूरा क्यों नहीं कर सकी, यहाँ पर आपको 3-4 लाइन में ही लिखना है। जातीय समूह से क्या आशय है, छठा सवाल है। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक दल जनमत का निर्माण किस प्रकार से करते हैं? पारदर्शिता से क्या आशय है? ये सभी मोस्ट सवाल है, आप जरूर इनको याद कर लीजिएगा। मानव विकास सूचकांक का महत्व बताइए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को क्या लाभ होते हैं? कोई 2 लाभ आपको लिखने हैं। ऐसे 2 तरीकों का उल्लेख करना है जिससे प्राय दुकानदार उपभोक्ता का शोषण करते हैं।
ठीक है, संसाधन से क्या अभिप्राय है, राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में वर्षा का जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, टाँके वगैरह बना करके आपको पता होगा। व्यापार संतुलन क्या है, ये अनुकूलन और प्रतिकूल कब माना जाता है। तो इस तरह से ये आपके ब भाग के कुछ क्वेश्चंस थे। अब आपके खंड स आएगा, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यानी अथवा में सवाल मिलेंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना है। 100 शब्द का मतलब है 8 से 10 लाइन में आपको उत्तर लिखना होगा। तो ये थोड़े बड़े उत्तर हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप दोनों सवाल। कृषि पैदावार बढ़ाने का और भारत में चाय को छोड़कर उगाई जाने वाली 2 रोपण फसलों के नाम और गन्ना उत्पादन की आवश्यक दशाएं आपको बतानी है। इसके बाद में अगला सवाल है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं, या भारतीय अर्थव्यवस्था 1929 की महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। 3 नंबर का क्वेश्चन है। भारत की संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, कोई अंतर 3 बताने हैं, या भारत में सरकार की तृतीय स्तर की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन ये रहेगा। क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है, या मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या करनी है। यहाँ पर ये 19वां सवाल है। अब आपके खंड द आ जाएगा। यहाँ पर आपको 200 से 250 शब्द का मतलब है 2 से ढाई पेज भरने हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 ढाई पेज आपको भरने होंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये भी अथवा में है। निम्नलिखित पर टिप्पणी कर सकते हैं आप। भारत में साख के अनौपचारिक स्रोतों के दोष और स्वयं सहायता समूह का महत्व, अथवा साख की 2 विभिन्न स्थितियां बताएं और बैंकों से ऋण लेने की आवश्यक शर्तों का उल्लेख कर सकते हैं। ये अथवा में आपका क्वेश्चन रहेगा। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया या राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति, फ्रांसीसी क्रांति, इसको आप स्पष्ट कर सकते हैं। अब आपका आएगा मानचित्र। प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में से देना है। आप यहाँ तो बोकारो, कोरबा, झरिया और तलचर दिखा सकते हैं, या काकरापार, कैगा, सतपुड़ा और बरौनी, इनको आप चित्रित कर सकते हैं। मानचित्र आपके सामने है, इसमें से आपको आंसर देना है। तो ये इस तरह से आपके हो जाएगा एसएसटी यानी सामाजिक का पेपर, और इसकी आंसर की भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना साथियों, जिससे कि आपको और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आपको सारे पेपर्स हैं वो बेस्ट पेपर मिल सकें। चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आप अपने मम्मी से प्यार करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपन यहाँ से बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं तीसरे सवाल के ये आंसर थे, मैंने बताई थी आपको खेड़ा आंदोलन अहमदाबाद वाले, ये छोटे छोटे सवालों के आंसर थे। उसके बाद में ये चौथे सवाल रोलेट एक्ट से संबंधित आपको आंसर दिख रहे हैं, 3 पॉइंट आपको लिखने थे। पांचवा सवाल के अंदर 3 पॉइंट आपको लिखने हैं पांडुलिपियों से संबंधित। छठे में जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उसकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई, इस तरह से ये जातीय के संबंधित था। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है उसके बारे में लिखा हुआ है। राजनीतिक दल मुद्दों को उठाते हैं और उस पर बहस करते हैं, उसके बारे में लिखा है। शासन की व्यवस्था को पारदर्शिता कहते हैं, कैसे क्या है वो लिखा हुआ है। 9वां सवाल 10वां या मानव विकास सूचकांक का महत्व बताया हुआ है, देश के विकास के स्तर का संकेत देता है। ये बताता है कि विभिन्न देश मानव विकास की दिशा में कितने अग्रसर हैं, उसके माध्यम से जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की जानकारी मिलती है। ये सभी मानव विकास सूचकांक से पता चलता है। 11वां यहाँ पर आपको दिख रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या क्या करती है और किस तरह से वो ठगती है। दुकानदार द्वारा उपभोक्ता से अधिक कीमत वसूल करना और कम वजन देना और घटिया वस्तु देना, ये 2 तरह से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। 12वां क्वेश्चन। 13वां हमारे पर्यावरण के बारे में। 14वां खेतों में वर्षा के जल को एकत्रित करने का तरीका बताया हुआ है, खड़ीन वगैरह जोहड़ के अंदर एकत्रित कर सकते हैं। 15 यहाँ पर विदेशी व्यापार की घटक बताए हुए हैं, आयात और निर्यात दोनों के बारे में लिखा है। ठीक है, अगला है 16वां, यहाँ पर कृषि से संबंधित है। यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट इसके हैं वो आप देख सकते हैं। अथवा में भी है चाय का, भारत में उगाई जाने वाली 2 मुख्य कॉफ़ी और गन्ना का यहाँ पर बताया है। G77 बताया हुआ है 17वें के अंदर, आप देख सकते हैं 17वां क्वेश्चन आराम से। और अथवा का उत्तर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये अथवा का रहेगा। उसके बाद 18वां है संघीय शासन व्यवस्था के 2 स्तर यहाँ पर आपको दिखाए हैं। अथवा में भारतीय शासन व्यवस्था के तृतीय स्तर के बारे में आपको 3-4 पॉइंट बताए हुए हैं। उसके बाद 19वां है, हाँ मानते हैं आर्थिक गतिविधियों प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता के बारे में बताया हुआ है। अथवा में भी भारत में केंद्र सरकार ने क्या क्या किया है, 625 जिलों में मनरेगा के बारे में ये बात बताई है। विश्व में साख के अनौपचारिक स्रोतों के दोष और हानियां यहाँ पर बताई हुई है, आप देख सकते हैं। और अथवा में भी साख की 2 स्थितियां बताई है, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। बैंकों से ऋण लेने की आवश्यक शर्तें भी लिखी है, किस किस में मिलेगा। जर्मनी का एकीकरण के बारे में 21वां क्वेश्चन से यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसके ये पॉइंट है। फ्रैंकफर्ट बिस्मार्क का योगदान क्या क्या था। अथवा में आया है यूरोप में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के बारे में है, यहाँ आप इसको आराम से देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि ये बोकारो, कोरबा, झरिया और तलसर भारत के नक्शे में कहाँ-कहाँ है, आप आराम से इसको देख लीजिए। और अथवा वाला करते हैं तो बरौनी, सतपुड़ा, कांकरापार और कैगा किस-किस राज्य में है वो भी आप इससे देख सकते हैं। तो इस तरह से ये था आपके सामाजिक विज्ञान पेपर का सॉल्यूशन। जो आपको कैसा लगा कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगले वीडियोज़ जल्द ही अपलोड किए जाएँगे। धन्यवाद।